एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। प्रश्न खड़ा हुआ कि ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें एटॉमिक मॉडल के हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हमको देखना होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। आपको याद होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया गया था कि एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि न्यूक्लियस के बाहर न्यूमेरस सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को नाम दिया गया था ऑर्बिट्स। बोर्स ने अपने मॉडल में यह भी बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूमेरस सर्कुलर पाथ पॉसिबल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन सारे पाथ पर चक्कर नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन केवल उन सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो इस तरीके से बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया था। उसने ये फिक्स कर दिया कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ निश्चित सर्कुलर पाथ हैं, कुछ निश्चित वृत्तीय पथ हैं, उन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, खोजो तो मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद आया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स कर पाना संभव नहीं है। न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सही बता पाना संभव नहीं है। एक तरफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स करना संभव नहीं है। तो प्रश्न खड़ा हुआ किसकी बात मानी जाए, बोर्स की कि हाइजेनबर्ग की। अब एक तरफ बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, याद रहे मॉडल, जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, वहीं दूसरी तरफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल था, साइंटिफिकली प्रूव्ड था। तो जरूरी हो गया कि हम हाइजेनबर्ग्स को सपोर्ट करें। इसलिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बोर्स का जो ऑर्बिट मॉडल था, एटम का ऑर्बिट मॉडल, उसे पूरी तरह चेंज कर दिया गया और ऑर्बिटल मॉडल का वहां से जन्म हुआ। तो याद रहे ऑर्बिट मॉडल को क्यों चेंज किया गया ऑर्बिटल मॉडल में, तो रीजन क्या था, ऑर्बिट मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स कर दिया गया था और ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। तो आपने देखा कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल था, बोर्स का जो ऑर्बिट मॉडल था, उसे चेंज कर दिया गया और एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, दैट इज ऑर्बिटल मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल में मान लिया गया कि ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का हम पोजीशन फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर कुछ 3 डायमेंशनल स्पेस बता सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। यानी हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से पाया जाएगा, बल्कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है। इन्हीं 3 डायमेंशनल स्पेसेस को, त्रिविमीय क्षेत्र को नाम दिया गया ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, याद रहे, इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। ये नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस in which probability of finding electrons is maximum is called orbital। देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। Orbitals, the 3-dimensional space around nucleus where the probability of finding electrons is maximum is called
an orbital. Orbitals may be spherical, dumbbell shaped, double dumbbell shaped, or of any other complicated shape. On this basis, they are designated as S, P, D and F orbitals respectively. तो आपको बताया गया कि ये जो ऑर्बिटल हैं वो स्फेरिकल हो सकते हैं, डम्बल शेप्ड के हो सकते हैं, डम्बल आकार के हो सकते हैं, डबल डम्बल आकार के हो सकते हैं, या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप के हो सकते हैं। एक तरफ ऑर्बिट कैसा था, वो सर्कुलर होता था, वृत्तीय होता था, जबकि ऑर्बिटल कैसा हो सकता है, स्फेरिकल, डम्बल शेप्ड, डबल डम्बल शेप्ड और ऑफ एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप। क्लियर है? तो ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट रहा। आपने देखा कि ऑर्बिटल के शेप के बेसिस पर अगर वो स्फेरिकल है तो उसे हम इन जनरल एस ऑर्बिटल बोलते हैं, डम्बल शेप का है देन पी ऑर्बिटल बोलते हैं, डबल डम्बल शेप का है डी ऑर्बिटल बोलते हैं, किसी और कॉम्प्लिकेटेड शेप का है उसे हम एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, लाइक दिस, इस तरीके से नाम देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम इनका दिखाया गया है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स का। ये देखिए, दिस वन इज न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस शो किया गया है, उसके चारों ओर एक स्फेरिकल स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, नाम दिया जाता है एस ऑर्बिटल। किस शेप का होता है एस ऑर्बिटल? तो स्फेरिकल। दूसरी तरफ आप देखिए, ये न्यूक्लियस, याद रहे ये जो ऑर्बिटल्स हैं एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर हैं, एज ए रूल अलग से बना दिया गया है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये देखिए, न्यूक्लियस के चारों डम्बल शेप का स्पेस बन रहा है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। क्या नाम दिया गया इसे? पी ऑर्बिटल। किस शेप का होता है पी ऑर्बिटल? डम्बल शेप। वहीं आप देख सकते हैं इन जनरल डी ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें दो डम्बल्स बनते हैं, डबल डम्बल शेप का, एक डम्बल ये, दूसरा डम्बल ये डबल डम्बल शेप के होते हैं। जबकि इसका एक एक्सेप्शन भी मिलेगा, आगे हम देखेंगे। तो आपने क्या देखा? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप, एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, दे आर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप। किस शेप के होते हैं? कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं। अब ध्यान रहे, इसमें से जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिले इनमें एकमात्र एस ऑर्बिटल ऐसा है जो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है और दिशात्मक प्रकृति का होता है। इसकी कोई दिशा नहीं होती क्योंकि ये स्फेरिकल है, गोले की कोई दिशा नहीं होती। क्लियर है? तो नेचुरली एस ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकल इन शेप इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कैसा होता है एस ऑर्बिटल? और दिशात्मक प्रकृति का होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है क्वेश्चन, कौन सा ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है और दिशात्मक प्रकृति का होता है? आंसर इज एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के अलावा जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं, एक निश्चित दिशा में विन्यासित होते हैं। तो नेचुरली एस ऑर्बिटल के अलावा बाकी के सारे ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, एमंग ऑल दीज ऑर्बिटल्स S orbital is non-directional in nature while all other orbitals are directional in nature, that is remain directed in some specified directions in space around the nucleus। तो आपने देखा कि S ऑर्बिटल एक ऐसा ऑर्बिटल है जो नॉन डायरेक्शनल होता है और दिशात्मक प्रकृति का होता है। बाकी के सारे ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर एक डेफिनिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है, न्यूक्लियस के बाहर वो कैसे अरेंज्ड होते हैं, अब हम इनकी बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, एस ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकल इन शेप इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इट बिलोंग्स टू एस सबसेल। तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है और ये एस सबसेल को बिलोंग करता है। याद रहे, वन और मोर ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली फॉर्म सबसेल। एक या अधिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? सबसेल बनाते हैं। सबसेल इज बिगर यूनिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। सबसेल एक बड़ी यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है।
सबसे छोटी यूनिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है दैट इज ऑर्बिटल। वन और मोर ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली फॉर्म सब सेल्स एंड वन और मोर सब सेल्स कलेक्टिवली फॉर्म सेल्स। क्या देखेंगे आप, एक या अधिक ऑर्बिटल मिलकर सब सेल बनाएंगे और एक या अधिक सब सेल मिलकर सेल बनाएंगे। सेल इज बिगेस्ट यूनिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स। सेल सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और ऑर्बिटल सबसे छोटी यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन यानी अभिविन्यास कैसा होता है। सबसे पहले हमने बात किया एस ऑर्बिटल, कैसे शेप का, स्फेरिकल, न्यूक्लियस के बाहर ऐसा स्फीयर बना दिया जाए। कौन सा ऑर्बिटल को शो करेगा, वो एस ऑर्बिटल को शो करेगा। इसकी कोई दिशा नहीं होती, ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, नॉन डायरेक्शनल, अदिशात्मक। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, एस ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकल इन शेप is non-directional in nature. It belongs to S subcell. तो S ऑर्बिटल किसको बिलोंग करता है, S सबसेल को। याद रहे S सबसेल में केवल एक मात्र ऑर्बिटल होता है दैट इज S ऑर्बिटल। क्लियर है, S सबसेल में एक मात्र ऑर्बिटल होता है, ओनली वन ऑर्बिटल इज देयर दैट इज S ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं p ऑर्बिटल की। 3 p ऑर्बिटल्स नेमली px, py and pz collectively form p subcell. These orbitals remain directed towards 3 perpendicular axes, that is x, y and z axes, and therefore they lie at an angle of 90 degree with one another. तो आपको बताया गया कि p सबसेल में कुल 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम px, py और pz ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये तीनों ऑर्बिटल 3 परपेंडिकुलर, 3 लंबवत एक्सिस के एलॉन्ग होते हैं। तीनों एक्सिस, ये देखिए, मान लीजिए ये 3 एक्सिस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। एक एक्सिस ऐसा, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा। 3 परपेंडिकुलर एक्सिस यहां पर शो किया गया है। तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। इन तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस के एलॉन्ग तीनों ऑर्बिटल अरेंज्ड होंगे। क्लियर है, लाइक दिस। तो ये जो अरेंजमेंट होता है किनका, p ऑर्बिटल्स का। और ये तीनों p ऑर्बिटल, जिनको याद रहे, जो p ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग है उनको हम px ऑर्बिटल बोलते हैं, जो y एक्सिस के लॉन्ग है उसको हम py ऑर्बिटल बोलते हैं, जो z एक्सिस के लॉन्ग है उसे हम pz ऑर्बिटल बोलते हैं। ये तीनों p ऑर्बिटल मिलकर p सबसेल का फॉर्मेशन करते हैं। याद रहे, मैंने ऑलरेडी बताया कि वन और मोर ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली फॉर्म सबसेल। तो एस ऑर्बिटल अकेले एस सबसेल बना देता है। एस सबसेल में केवल एक मात्र ऑर्बिटल होता है दैट इज एस ऑर्बिटल। बट 3 p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz दे कलेक्टिवली फॉर्म p सबसेल्स। क्लियर है, देखिए क्या लिखा है, 3 p ऑर्बिटल्स नेमली px, py एंड pz collectively form p subcell. These orbitals remain directed towards 3 perpendicular axes, that is x, y and z axes, and therefore they lie at an angle of 90 degree with one another. तो आपने देखा कि p ऑर्बिटल एक दूसरे से कितना डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ s और p ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन हम डायग्राम में शो करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, ये देखिए इस डायग्राम में, दिस वन इज न्यूक्लियस, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर पहला जो ऑर्बिटल है जिसको हमने 1s ऑर्बिटल कहा है, क्योंकि ये फर्स्ट सेल का ऑर्बिटल है इसलिए हम इसको 1s नाम देते हैं, दैट इज स्फेरिकल इन शेप। इसी 1s के बाहर एक 2s ऑर्बिटल बनाया गया है। ये देखिए, ये बाउंड्री जो दिख रही है, याद रहे स्फीयरिकल है। आपको देखने में, चूंकि ये प्लेनर है डायग्राम, आपको इस सर्कल के समान दिख रहा है, एक्चुअल में हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर के स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो ये s ऑर्बिटल 1s नाम दिए, जस्ट उसके बाहर 2s ऑर्बिटल दैट इज आल्सो स्फेरिकल इन शेप। तो s सबसेल में केवल एकमात्र ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। जब हम p सबसेल की बात करते हैं, ये देखिए आप, यहां पर ये ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल है डम्बेल शेप का, दिस वन, ये क्या नाम है इसका, सपोज सेकेंड सेल का p ऑर्बिटल है इसलिए हमने इसको 2px कह दिया, इट इज अलोंग x एक्सिस। ये y एक्सिस के अलोंग दूसरा डम्बेल शेप का ऑर्बिटल दिख रहा है, दिस वन, y एक्सिस के अलोंग है, हमने नाम दिया 2py।
और तीसरा जेड एक्सिस के अलोंग, ये देखिए सपोज दिस वन इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, इसके अलोंग भी एक पी ऑर्बिटल है, क्या नाम दिया इसको हमने 2pz, ये 2px दिस वन, 2py दिस वन एंड 2pz, ये ऑर्बिटल कलेक्टिवली किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पी सबसेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो तीन पी ऑर्बिटल px, py और pz मिलकर के क्या बनाते हैं, पी सबसेल बनाते हैं, और ये तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए इसका अरेंजमेंट हम आपको दिखाते हैं डायग्राम में। ये देखिए आप लाइक दिस, इनका अरेंजमेंट देखिए कैसा होता है, ऐसा होता है। ये अरेंजमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा था, यहां देखिए आपको क्लियर दिखेगा। सपोज दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस है, तो पी एक्स ऐसा अरेंजमेंट, ये एक्सिस सपोज वाई एक्सिस है तो पी वाई लाइक दिस, पी वाई, ये एक्सिस सपोज जेड एक्सिस है तो पी जेड, क्या क्या, दिस वन इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ये तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एंड दे कलेक्टिवली फॉर्म पी सबसेल, एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, पी सबसेल बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन का। न्यूक्लियस के चारों ओर डी ऑर्बिटल कैसे अरेंज्ड होते हैं, तो याद रहे जो डी ऑर्बिटल्स हैं इन जनरल ये डबल डंबल शेप के होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशंस इनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए क्या लिखा है स्लाइड में, ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ लोब्स डी ऑर्बिटल्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। याद रहे यहां लोब से मतलब है उस एरिया से जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा कि बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ लोब्स डी ऑर्बिटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। पहला ग्रुप है नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, नाम से ही क्लियर है, नॉन एक्सियल, ये ऐसे डी ऑर्बिटल्स हैं जिनका लोब एलोंग एक्सिस नहीं होता बल्कि बिटवीन दी एक्सिस होता है, दो एक्सिस के बीच इनके लोब्स बनते हैं, इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। देखिए क्या लिखा है, हियर रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज लोब्स लाई इन बिटवीन टू एक्सीज। एग्जाम्पल इसके हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। चलिए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं इन तीनों ऑर्बिटल्स को। मैंने बताया कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस एक्सिस को हमने नाम दिया था एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। क्लियर है? सपोज हम डी एक्स वाई की बात करते हैं, डी एक्स वाई, दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनके इन एक्सिस के बीच लोब्स होंगे। तो एक देखिए, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, जेड को। यहां पर देखिए कौन कौन सी एक्सिस हमने लिया है, दिस वन इज एक्स वाई, तो एक लोब ऐसा, ये अंदर में दूसरा बनेगा, ऐसे ही इधर और इधर, क्या क्या, दिस वन लाइक दिस, यहां लोब बनेगा, और एक ऐसा, ये हो गया आपका डी एक्स वाई। अब हम बात करते हैं डी वाई जेड का। किसकी बात करते हैं, डी वाई जेड, वाई एक्सिस हम वही ले रहे हैं और जेड एक्सिस को हम लगा देते हैं। हमने जेड एक्सिस को ऐसा लिया था, आपको याद होगा, वाई एक्सिस को हमने चेंज नहीं किया। अब डी वाई जेड कैसा होगा, तो उसके लोब्स यहां पर एक्सिस के बीच में लाइक दिस, डी वाई जेड। आप देख सकते हैं कि डी वाई जेड ऑर्बिटल जो है वह डी एक्स वाई ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर मिला। अब हम बात करते हैं डी एक्स जेड का, एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, अब डी एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स ऑर्बिटल कैसा था, लाइक दिस, ऐसा हमने लिया था एक्स ऑर्बिटल। वाई ऑर्बिटल को हमने कैसा लिया था, ऐसा लिया था, सॉरी अब हमको जेड लेना है, जेड को हमने ऐसा लिया था लाइक दिस। तो डी एक्स जेड कैसा होगा, आप देखिए इस दोनों एक्सिस के बीच में लोब्स आएंगे, क्लियर, लाइक दिस, ये डबल डंबल से। तो आपने क्या देखा, जो डी एक्स वाई
डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स हैं, इनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच आ रहे हैं, तो नेचुरली ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाएंगे और ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीनों कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स। देखिए क्या लिखा है यहां पर, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। हियर रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट इज लोब्स लाई इन बिटवीन टू एक्सिस, दैट इज एग्जाम्पल है इसके डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। डी एक्स वाई के लोब्स एक्स वाई एक्सिस के बीच होंगे, डी वाई जेड के लोब्स डी वाई जेड एक्सिस के बीच होंगे और डी एक्स जेड के लोब्स कहाँ होंगे? एक्स और जेड एक्सिस के बीच होंगे। अब दूसरी कैटेगरी जिसको हम एक्सियल डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्या होते हैं? यहां पर लोब्स यानी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रीजन एक्सिस के एलोंग होगा। देखिए क्या लिखा है, हियर लोब्स लाई ऑन द एक्सिस, एग्जांपल इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। देखिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? इस एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस कहा था और इसको वाई एक्सिस कहा था, ऐसा हमने लिया था, याद है? तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, याद रहे डी एक्स वाई कैसा था? डी एक्स वाई के केस में लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस आते थे। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कैसा होगा? दिस वन इज एक्स एक्सिस, यहां लोब्स एलोंग द एक्सिस होंगे, एक्सिस के ही एलोंग होंगे, एक्सिस के बीच नहीं, एक्सिस के एलोंग होंगे लोब्स। क्या नाम हो गया उसका? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और जो डी एक्स वाई है, ये दोनों कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में है। क्लियर है? दोनों कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में हैं और एक को अगर हम घुमा दें 45 डिग्री, मात्र 45 डिग्री थ्रू the axis through a perpendicular axis passing through the nucleus, मान लीजिए ये जो एक्सिस है जो न्यूक्लियस से जा रही है उसके अलोंग किसी एक को 45 डिग्री हम ऐसा घुमा दें तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन से दो डी ऑर्बिटल कोप्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, उनका एक नॉर्मल प्लेन लगभग सेम होता है? तो आंसर इज डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। और कितना डिग्री बनाते हैं एक दूसरे से? तो याद रहे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लोब्स एलोंग द एक्सिस हैं, डी एक्स वाई लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस है, तो इनके बीच एंगल कितना बनता है? 45 डिग्री बनता है। 45 डिग्री आप घुमा दीजिए किसके थ्रू? एक ऐसे एक्सिस के थ्रू जो इस ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर हो और साथ साथ न्यूक्लियस से होकर जा रही है, ये जो एक्सिस बन रही इसके अलोंग अगर हम ऐसा घुमाते 45 डिग्री तो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। ये देखिए यहां पर आपको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन शो किए गए हैं। चूंकि ये डायग्राम प्लेनर है इसके कारण हमने यहां पर प्लेनर वे में एक्सिस को मान लिया है। सपोज ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो डी एक्स वाई के लोब्स जो होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच होंगे। डी वाई जेड में मान लीजिए ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ये वाई ये जेड, तो डी वाई जेड के लोब्स जो होंगे वो वाई और जेड एक्सिस के बीच होंगे। सपोज इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको जेड मान लिया, तो डी एक्स जेड के जो लोब्स होंगे वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच होंगे। ये प्लेनर डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर एक्स और वाई को हमने एक प्लेन में मान लिया है। एक्चुअल में ये तीनों एक्सिस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऐसे होते हैं। जब हम बात करते हैं डी एक्स वाई की, डी एक्स वाई से मतलब क्या है? सपोज दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो लोब्स ऐसे बनेंगे उसके। क्लियर है? डी वाई जेड की जब हम बात करते हैं, डी वाई जेड, याद रहे दिस वन इज जेड, दिस इज वाई, तो लोब्स यहां पर बनेंगे। इसको हटा दीजिए, ये ऐसे बनेंगे लोब्स। क्लियर है? तो ये तीनों ऑर्बिटल जो डी एक्स वाई हैं, डी वाई जेड हैं, डी एक्स जेड हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनके प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए यहां पर एक्सियल डी ऑर्बिटल शो किए गए हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इस बार लोब एलोंग दी एक्सिस है, एक्सिस पर ही लोब बना है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरिया क्या कहला है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एलोंग यहां पर लोब बने। याद रहे डी एक्स वाई अगर इसी में हम शो करना चाहें तो कैसा बनेगा, यहां पर डी एक्स वाई बनेगा। और एक ऑर्बिटल को अगर हम 45 डिग्री घुमा दें थ्रू ए परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, तो एक ऑर्बिटल यानी डी एक्स वाई कन्वर्ट हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, या डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को अगर हम 45 डिग्री घुमा दें तो वह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी एक्स वाई में, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल कोप्लेनर हैं, एक ही समतल में है। क्लियर है। वही डी जेड स्क्वायर, सपोज दिस वन इज जेड एक्सिस। याद रहे इन जनरल टी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन शेप। किस शेप के होते हैं, डबल डम्बेल शेप के होते हैं, बट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज एक्सेप्शन। डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एक एक्सेप्शन है जो डम्बेल शेप का होता है, डम्बेल शेप का होता है, लेकिन यहां न्यूक्लियस के चारों ओर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग पाई जाती है। क्या है, दिस वन इज रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियस। ये रिंग आपको नजर आ रही है, और ये किस शेप का है, डम्बेल शेप का। तो इन जनरल आप देखोगे कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डबल डम्बेल शेप के हैं, लेकिन एक ऐसा भी डी ऑर्बिटल है जो डम्बेल शेप का होता है, लेकिन इस डी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के चारों ओर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग होती है, जो कि किस प्लेन में होती है, तो याद रहे जेड स्क्वायर है तो एक्स वाई प्लेन में होती है। किस प्लेन में होती है, एक्स वाई प्लेन में एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग होती है। कई बार उसको डोनट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनट बोलते हैं। क्लियर है। ये डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का शेप दिखाया गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है। डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बेल इन शेप, बट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज ऑफ डम्बेल शेप विथ ए रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स वाई प्लेन कॉल्ड डोनट। आपको बताया गया कि डी ऑर्बिटल इन जनरल डबल डम्बेल शेप के होते हैं, बट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज ऑफ डम्बेल शेप विथ ए रिंग ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स वाई प्लेन। किस प्लेन में होती है, एक्स वाई। जैसे ये मान लीजिए ये आपका जेड ऑर्बिटल है, तो लोब्स एलोंग जेड, ये जेड एक्सिस है, सपोज जेड एक्सिस के एलोंग लोब्स होंगे, और जो रिंग बनेगी वो एक्स वाई प्लेन में बनेगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिंग। क्लियर है। आगे देखिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स लाई इन 3 डिफरेंट प्लेन्स, नेमली एक्स वाई, वाई जेड एंड एक्स जेड प्लेन्स which are perpendicular to one another। ऑलरेडी बताया जा चुका है कि जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये क्रमशः एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन में होते हैं। क्लियर है। और ये तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो नेचुरली डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड ऑर्बिटल्स भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। dxy and dx square y square orbitals are coplanar। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूं कौन से दो ऑर्बिटल कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो आंसर है dxy and dx square y square orbitals are coplanar and are interconvertible by a rotation of an angle of 45 degree around an axis perpendicular to the plane and passing through the nucleus। Now f orbitals have complicated shape। ऑलरेडी बताया जा चुका है f ऑर्बिटल के लिए कोई स्पेसिफिक शेप को हम नाम नहीं दे सकते, यह कॉम्प्लिकेटेड शेप का होता है। आगे जो भी ऑर्बिटल्स हैं, g ऑर्बिटल, h ऑर्बिटल, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेटेड शेप के माने जाते हैं, जटिल आकार के माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। इसके पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपने ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट देखा, अभी आपने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देखा। अब देखते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है। देखते हैं क्या डिफरेंस है किसके बीच, ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स।
यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाया हुआ है, जैसा कि आप जनरली स्कूल एग्जामिनेशन में लिखते हैं उस टाइप का आंसर प्रिपेयर किया गया है। आप देख सकते हैं 2 कॉलम, पहला कॉलम हमने ऑर्बिट्स का लिया है, दूसरा ऑर्बिटल्स का लिया है। सबसे पहला डिफरेंस इनका डेफिनेशन ही है, आप इनका डेफिनेशन दे दीजिए, पहला डिफरेंस बन जाएगा। क्या है ऑर्बिट्स? It is circular path around nucleus on which electron revolves. ऑर्बिट क्या है? न्यूक्लियस के बाहर का सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय पाथ है, जिन पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ऐसा बताया गया था बोर्स मॉडल में। जबकि ऑर्बिटल क्या है? इट इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। हम ये नहीं कहते कि इलेक्ट्रॉन निश्चित पाया जाएगा, बल्कि हम ये कहते हैं कि पाए जाने की संभावना अधिकतम है। देखिए क्या लिखा है ऑर्बिटल में, it is 3 dimensional space around nucleus where probability of finding electron is maximum। तो पहला डिफरेंस ऑर्बिट और ऑर्बिटल में मिला। ऑर्बिट इज सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस on which electron revolves। ऑर्बिटल क्या है? 3 dimensional space around nucleus where probability of finding an electron is maximum। दूसरा डिफरेंस देखिए, इट इज 2 डायमेंशनल एंड प्लेनर। ऑर्बिट को आप एक प्लेन में बना सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो होता है वह प्लेनर होता है, उसको शो करने के लिए केवल 2 एक्सिस की जरूरत है। तो ऑर्बिट कैसा है? 2 डायमेंशनल है, प्लेनर है। जबकि ऑर्बिटल, आप किसी स्फीयर को शो करने के लिए आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑर्बिटल कैसे होते हैं? 3 डायमेंशनल होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। एक प्लेन में आप उसे शो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 3D डायग्राम, 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो ऑर्बिटल कैसे हैं? इट इज 3 डायमेंशनल एंड नॉन प्लेनर। ऑर्बिट कैसा है? 2 डायमेंशनल एंड प्लेनर, जबकि ऑर्बिटल कैसा होता है? 3 डायमेंशनल एंड नॉन प्लेनर। चलिए तीसरा डिफरेंस देखते हैं। इट इज ऑलवेज सर्कुलर इन शेप। ऑर्बिट जो होता है ऑलवेज सर्कुलर शेप का होता है, एज पर बोर्स एटॉमिक मॉडल। जबकि ऑर्बिटल्स में भी स्फेरिकल, गोलाकार हो सकते हैं, एस ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। डम्बेल शेप के हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल बोलते हो। डबल डम्बेल शेप, डी ऑर्बिटल बोलते हो। और ऑफ एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप, एफ ऑर्बिटल, जी ऑर्बिटल, एच ऑर्बिटल, लाइक दिस। क्लियर है? देखिए क्या लिखा है, इट मे बी स्फेरिकल, डम्बेल शेप्ड, डबल डम्बेल शेप्ड और ऑफ एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप। तो ऑर्बिट इज ऑलवेज सर्कुलर, बट ऑर्बिटल्स मे बी स्फेरिकल, डम्बेल शेप्ड, डबल डम्बेल शेप्ड और ऑफ एनी अदर कॉम्प्लिकेटेड शेप। क्लियर है? नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, इट कैन एकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज ऑर्बिट नंबर। आपने बोर्स मॉडल में पढ़ा था कि किसी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आंसर था 2n स्क्वायर। पहले ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू 1 लेते थे, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते थे पहले ऑर्बिट में, जिसको आप k ऑर्बिट बोलते थे। दूसरे ऑर्बिट जिसको l ऑर्बिट बोलते थे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। तीसरे में आप देखते थे कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से 2 8 18 32 ये इलेक्ट्रॉन्स होते थे किसमें? ऑर्बिट्स में। डिपेंड करता था ऑर्बिट नंबर क्या है, n इज ऑर्बिट नंबर। जबकि ऑर्बिटल में आगे चल करके आप पढ़ेंगे, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। चाहे कोई भी ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, अगर सिंगल ऑर्बिटल की बात की जा रही है तो उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? आंसर इज 2 विथ अपोजिट स्पिन। यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आप कंफ्यूज होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन ए पी ऑर्बिटल। किसी एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देन आंसर इज नॉट 6। याद रहे, इन ए पी सबसेल बोलता तो पी सबसेल में 3 पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। बट इन ए पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? आंसर इज 2।
चाहे वह सिंगल s ऑर्बिटल की बात कर रहा हो, सिंगल p ऑर्बिटल की बात कर रहा हो, सिंगल d ऑर्बिटल की बात कर रहा हो, f ऑर्बिटल की बात कर रहे हो। अगर सिंगल ऑर्बिटल की बात हो रही है तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 विथ अपोजिट स्पिन, जिनकी स्पिन अपोजिट होती है। इस अपोजिट स्पिन का क्या मतलब होता है हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। जनरली आपका कॉन्सेप्ट इस पर भी थोड़ा गड़बड़ ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए। It can accommodate only a maximum of 2 electrons having opposite spin। तो किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, और उनकी स्पिन हमेशा कैसी होगी? अपोजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा डिफरेंस देखिए, इन एन ऑर्बिट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड। ऑलरेडी बताया गया है कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ऑलमोस्ट फिक्स कर दिया गया था। इन ऑर्बिट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, बट इन एन ऑर्बिटल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज ओनली प्रोबेबल। सिर्फ संभावना व्यक्त की जाती है। ऑर्बिटल के केस में क्या दिखा है देखिए, इन एन ऑर्बिटल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड बट ओनली प्रोबेबल। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स नहीं होता, सिर्फ प्रोबेबल होता है। सिर्फ हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना वहां अधिकतम है, हम ये नहीं बोलते कि निश्चित रूप से पाया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिफरेंस, सिक्स्थ, इट इज ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल। याद रहे सर्कल की भी कोई दिशा नहीं होती, तो ऑर्बिट भी ऑलवेज नॉन डायरेक्शनल होते हैं। बट ऑर्बिटल के केस में अगर हम बात करें तो एस ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल है, उससे छोड़कर बाकी सारे ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनिट डायरेक्शन में अरेंज्ड होते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। एस ऑर्बिटल के अलावा बाकी के सारे ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, 7 डिफरेंस, इट इज अगेंस्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वह हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के प्रतिकूल है, उसके अगेंस्ट है। जबकि जो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है, इट इज अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुकूल है, उसको सपोर्ट करता है। कौन? ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आपको ऑलरेडी मालूम है ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ही लाया गया था। तो नेचुरली ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इज अकॉर्डेंस विथ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुकूल है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपटीशन कॉर्नर फॉर आईआईटी, नीट, एम्स, इनके लिए आज जो हमने लेक्चर पढ़ा उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आई जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमने सेग्रीगेट किया है। अगेन वही चीज़ें आएंगे, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा, लेकिन एक बार रीड कर देता हूं। देखिए क्या, एस ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकल इन शेप इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कई बार एसर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है क्यों एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल है, तो आंसर बिकॉज इट इज स्फेरिकल। ये स्फेरिकल शेप का है, स्फीयर की कोई दिशा नहीं होती। क्लियर है? तो क्या देखा आपने, एस ऑर्बिटल बीइंग स्फेरिकल इन शेप इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। p orbitals namely px, py and pz are of dumbbell shaped and collectively form p subshell. These orbitals remain directed towards 3 perpendicular axes, that is x, y and z axes, and therefore they lie at an angle of 90 degree with one another. आपने देखा कि जो p orbitals होते हैं वो 3 perpendicular axis के along होते हैं। सपोज ये px, py, pz तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री बनाते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। d orbitals are double dumbbell in shape, but dz square orbital is of dumbbell shape with a ring of high electron density around the nucleus in xy plane called donut. dxy, dyz and dxz orbitals lie in 3 different planes, namely xy, yz and xz planes, which are perpendicular to one another. Clear?
dxy and dx square y square orbitals are coplanar and are interconvertible by a rotation of an angle of 45 degree around an axis perpendicular to the plane and passing through the nucleus, and f orbitals have complicated shape। तो आपने क्या देखा कि जो d orbitals हैं उनमें dx square y square और dxy दोनों कोप्लेनर होते हैं। 45 डिग्री अगर रोटेट कर दिया जाए इनको थ्रू एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल एंड पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, उसके थ्रू अगर हम रोटेट कर दें तो एक डी ऑर्बिटल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज आपने देखा कि ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, ऑर्बिटल्स किस किस शेप के होते हैं, और साथ साथ कौन कौन से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बहुत हाईलाइटेड है, पूछे जाते हैं। बाकी बात हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। नेक्स्ट पीरियड हम क्वांटम नंबर की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात करेंगे। आपने देखा कि एटम में न्यूमरस सेल्स होते हैं, याद रहे, वन आर मोर ऑर्बिटल्स कलेक्टिवली फॉर्म सेल and one or more collectively form subcell and one or more subcells collectively form cell। तो हम देखेंगे कि एटम के अंदर न्यूमेरस सेल है, उन न्यूमेरस सेल के अंदर न्यूमेरस सबसेल्स हैं, उन न्यूमेरस सबसेल्स के अंदर न्यूमेरस ऑर्बिटल्स हैं। प्रश्न खड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉन किस सेल के, किस सबसेल के, किस ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, इसको बताने के लिए कुछ नंबर्स यूज होते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम डिटेल करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।